أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم जी डियर स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश जो स्टूडेंट्स एलएलबी पार्ट 2 और हमारा टॉपिक है आज पोजेशन. ठीक है, अक्सर इम्तिहान में या पोजेशन में से क्वेश्चन आता है या ऑनरशिप वाले टॉपिक में क्वेश्चन आता है. तो पोजेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और इसकी काइंड्स क्या हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे. अच्छा, सबसे पहले देखें इंट्रोडक्शन टू पोजेशन. देखो, जब भी हम सोसाइटी में राइट्स की बात करते हैं तो लॉ राइट्स देता है, और राइट्स में सबसे अहम राइट क्या है, टू पोजेस वेरियस थिंग्स, जैसे फूड, क्लॉथिंग और इसी तरह जितने भी आपके कैटल्स हैं, जितने भी आपके औजार हैं, सारी चीज़ें जो आप पोजेस कर रहे हैं, तो लॉ आपको आपकी पोजेशन को प्रोटेक्ट करने का राइट देता है. और अगर आपको डिसपोजेस किया जाए अदरवाइज इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, कानून से हट के, तो लॉ आपको रेमेडीज भी देता है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इनमूवेबल प्रॉपर्टी है. और अगर आप सिविल केसेस में या क्रिमिनल केसेस में जाएंगे तो ज़्यादातर उनकी जो रूट काज है वो आपको नज़र आएगी कि किसी बंदे को डिसपोजेस किया गया, उसके जो राइट्स हैं, राइट्स टू ऑनरशिप, राइट टू पोजेस, वो डिस्टर्ब किए गए हैं. तो इसी सिलसिले के नतीजे में फिर आपको सिविल या क्रिमिनल लिटिगेशन नज़र आती है. तो पोजेशन को जब हम देखते हैं तो पोजेशन को डिफाइन किया गया है, सर जॉन सामंड ने इसको डिफाइन किया है, कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज ऑफ ए क्लेम टू द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जब आप मुसलसल एक चीज़ को इस्तेमाल करते हैं और आपका वो सिर्फ आपका वो राइट है, किसी और का नहीं, तो आप कहते हो ये चीज़, ये कार इसकी पोजेशन में है, ये मोटरसाइकिल इसकी पोजेशन में है, ये मोबाइल फ़ोन इसकी पोजेशन में है. तो पोजेशन के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, कॉर्पस प्लस एनिमल्स इज इक्वल टू पोजेशन. कॉर्पस जो है, कॉर्पस पोजेशन इसके दो एंगल हैं. एक इसका एंगल है कॉर्पस का कि विद रिलेशन टू अदर पीपल ऑफ द सोसाइटी, आपका पोजेशन क्या क्या ताल्लुक है, और दूसरा है इंटेंशन टू डील दैट पर्टिकुलर थिंग व्हिच इज बीइंग पोजेस्ड. तो जब हम बात करते हैं पोजेशन इन रिलेशन टू अदर पर्सन, तो मे भी एक बंदे की पोजेशन को इसलिए ऑनर किया जा रहा है, रिस्पेक्ट किया जा रहा है, डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा कि वो बंदा फिजिकली बड़ा पावरफुल है, तो वो बंदा फिजिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है. कोई बंदा इसलिए उसकी चीज़ को हाथ नहीं लगाता कि अगर हम इसका मोबाइल छीनेंगे तो मे भी ये आगे से रिटेलिएट करे, आगे से रिएक्ट करे. ठीक है, इसी तरह ये भी हो सकता है कि लोगों के दरमियान एक जो है एक बाहमी इज्जत एहतराम वाला माहौल है, इसलिए कोई दूसरे की पोजेशन को डिस्टर्ब नहीं करता, या वो बंदा फिजिकली हर वक्त प्रेजेंट रहता है, वो चीज़ वॉलेट अपनी पॉकेट से निकालते ही नहीं है कि कोई और उसको डिस्पोजेस करे. तो पोजेशन की एक रिस्पेक्ट करने की रीज़न ये भी हो सकती है, या उसने वो चीज़ छुपा के रखी हुई है, जैसे सोना है तो उसने किसी अलमारी में सीक्रेट जगह पे छुपा दिया, पैसे आपने छुपा दिए, इसलिए उसकी पोजेशन को कोई बंदा डिस्टर्ब नहीं करता. या ये भी हो सकता है कि उस सोसाइटी में एक कस्टम है, रवाज है कि जिसकी जो चीज़ है कोई वहाँ चोरी नहीं करेगा. जैसे कहा जाता है कि जापान के अंदर अगर आपके पैसे गिर भी गए हैं, आपका पर्स गिर गया, वॉलेट गिर गया या लैपटॉप गिर गया, तो वो आपकी ही पोजेशन. ठीक है, तो अगले दिन भी आप जब जाएंगे, हज़ारों लोग गुजर गए, कोई उसको उठाएगा ही. अगले दिन जब आप जाएंगे अपना पर्स को खुद उठाएंगे और पॉकेट में डालेंगे, घर आ जाएंगे. तो इसका मतलब है कि वहाँ एक कस्टम है, रवाज है कि लोग ये देखते हैं कि जो चीज़ उनकी नहीं उसको वो डिस्टर्ब नहीं करते, तो इसलिए लोगों की पोजेशन को रिस्पेक्ट किया जाता है. या सोसाइटी में कोई देयर इज सम अदर रीज़न ड्यू टू विच, जैसे मकान है, तो एक बंदा बेशक बेलूने मुल्क भी है या किसी दूसरे शहर में भी है, मगर वो अपना लॉक एंड की जो है वो लगा के रखता है और कीज़ अपने पास रखता है, तो इसलिए उसके घर कोई बंदा एंटर नहीं होता, उसके जो प्रोप्राइटरी राइट्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता, उसको कोई बंदा डिस्पोजेस नहीं करता. तो दीज कैन, तो कॉर्पस का एक जाविया ये बनता है, कॉर्पस विद रिस्पेक्ट टू अदर पीपल ऑफ द सोसाइटी, कि क्यों लोग उसकी पोजेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहे. उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, या वो बंदा खुद तो हर वक्त मौजूद रहता है, या फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, या उस सोसाइटी में कस्टम है, या उस सोसाइटी में लोग एक दूसरे की पोजेशन को रिस्पेक्ट करते हैं, या उनकी हैबिट है. दीज कैन बी वेरियस रीजन. और कॉर्पस का दूसरा एंगल ये है
intention on the part of the person who possess that thing, that whenever he wants to use it according to the nature of the thing, whenever he wants to use it, he can use it. मिसाल के तौर पे अगर मोटरसाइकिल है तो वो उसको चाबी घुमाएगा और जब चले वो उसको ड्राइव कर सकता है, गाड़ी चला सकता है। घर है उसकी पोजेशन में तो उसको ओपन कर सकता है, जब चाहे लॉक कर सकता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो उसके पोजेशन को जो है वो क्लियर करती हैं। फिर इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है एनिमस। एनिमस मीन्स मेंटल इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ ए पर्सन, कि वो बंदा जब चाहे उस चीज को इस्तेमाल कर सकता है और जब चाहे उसको वो बेच सकता है, यूज कर सकता है और वो दूसरे बंदों को तो एक्सक्लूड भी कर सकता है। क्योंकि बंदा मेरी इजाजत के बगैर मेरी गाड़ी ड्राइव नहीं करेगा, मेरे घर में मेरी परमिशन के बगैर वो बंदा एंटर नहीं होगा, या मेरी कोई और वायलेट है या कोई और चीज़ है तो मेरे बगैर को उसको यूज नहीं कर सकता। तो देयर कैन बी एन इंटेंशन। जैसे आप देखते हो ना, जब भी कोई जैसे ऑफेंस को भी डिफाइन करते हैं तो ऑफेंस होता है कि गिल्टी एक्ट प्लस गिल्टी इंटेंशन। इसी तरह देखो पोजेशन के अंदर भी हमें दो चीज़ें मिल रही हैं, एक कॉर्पस फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ ए पर्सन विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर थिंग व्हिच इज बीइंग पोजेस्ड, and relation of that person with respect to other people of the society, and mental intention on the part of a person to use that particular thing which is being possessed. तो जब उसकी ख्वाहिश है वो किसी को दे सकता है, जब चाहे वो उसको खुद यूज कर सकता है, तो आप कहते हो ये चीज इसकी पोजेशन में है। एक क्वेश्चन आता है कई दफा पेपर में, पोजेशन इज कॉल्ड 9/10 ऑफ ओनरशिप। पोजेशन इज कॉल्ड 9/10, मतलब 100 में से 90 पॉइंट्स जो हैं वो पोजेशन है। इसका क्या मतलब है? देखो इसका मतलब ये है कि अपेरेंटली जब भी दावा दायर किया जाता है, देखो जब भी दावा दायर करेगा, कौन दायर करेगा? जो ये चाहता है कि मौजूदा जो स्टेट ऑफ थिंग्स है वो सही नहीं है, अदल पे मबनी नहीं है, इंसाफ पे मबनी नहीं है। ये जो बंदा मकाम में बैठा हुआ है, प्लॉट के ऊपर बैठा हुआ है, जैसा ही इज नॉट द रियल ओनर, आई एम द रियल ओनर। अब लॉ की नज़र में तस्वर किया जाता है, प्रिवर्टेबल प्रिजम्पशन ये है कि जो बंदा बैठा हुआ है वो मालिक है तो बैठा हुआ है ना। तो अगर एक बंदा आके कहता है नहीं जज साहब ये असल मालिक नहीं है, मैं असल मालिक हूँ, तो फिर लॉ कहता है ओनर्स ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है, आप सबूत लेके आओ, ओरल एविडेंस लाओ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाओ और साबित करो कि जज साहब मैंने ये मकान, ये प्लॉट, ये दुकान खरीदा हुआ है, मेरे पास रजिस्ट्री है, मेरे पास इंतकाल है, ये जो बंदा बैठा है ये इलीगल ऑक्यूपेंट है। तो इसलिए लॉ में बट जो बंदा बैठा हुआ है उसको कोई चीज़ साबित नहीं करनी, सारा उसका सारा ऑनर्स जो है बर्डन ऑफ प्रूफ वो उस बंदे पे जो कहता है इसको निकाल बाहर करें और मुझे इस चीज़ का कब्जा दिलाएं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ, ऑनर्स ऑफ प्रूफ उस पे है। इसलिए कहा जाता है तो पोजेशन इज 9/10 ऑफ ऑनरशिप, 90%। इसका मतलब ये है कि जो बंदा बैठा हुआ है उसने कुछ नहीं करना, सारी मेहनत करनी है, सारा एविडेंस, सारे सबूत पेश करते हैं, तो बंदा कहता है कि जैसा इसको निकाल बाहर करें, ये असल मालिक नहीं है। इसलिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जब हम पढ़ेंगे वहाँ हमें एक सेक्शन भी मिलेगा, जब सेक्शन 8 और 9 पढ़ेंगे, कि अगर कोई इलीगली डिस्पोजेस करता है किसी को, कोशिश ये करता है कि ये अदालत में जाए और केस करे, मैं इधर 20-25 साल बैठा रहूँ जितनी देर तक दीवानी केस चले, तो लॉ उसकी गारंटी भी प्रोवाइड करता है कि मेयर भी अगर वो मालिक भी है ना और उसने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अदालत के अलावा कब्जा लिया है, तो वो जो बंदा डिस्पोजेस हुआ है विदिन 6 मंथ को केस फाइल करके तो उसका कब्जा वापस ले सकता है, समरी प्रोसीजर। और उसमें ये भी देखा जाएगा कौन असल मालिक है, ये देखा जाएगा गैर कानूनी तरीके से डिस्पोजेस किया, कब्जा वापस दो। अगर आप मालिक को केस फाइल करो और सबूत पेश करो, अगर आप साबित हो जाएगा अदालत में कि आप मालिक हो, तो फिर आपको कब्जा दिला दिया जाएगा। ओके, तो ये कहा जाता है, अक्सर पेपर में आता है पोजेशन इज कॉल्ड 9/10 ऑफ ऑनरशिप। तो आपने इसकी डिटेल ये लिखनी है कि अपेरेंटली जो बंदा बैठा हुआ है मकान पे, दुकान पे, प्लॉट पे, वो कानून की नज़र में मालिक तस्वर किया जाता है, रिवर्टेबल प्रिजम्पशन, काबिल तरदीद। और अगर उसको गलत साबित करना है फिर ओनर्स ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे है जो कहता है कि जैसा ये मालिक नहीं मैं असल मालिक, वो सारे सबूत पेश करेगा और उसने साबित करना है कि मैं मालिक। तो अगर साबित कर देगा फिर कोर्ट जो है वो ऑर्डर करेगी कि इससे मकान खाली कराया जाए और इसको मकान का कब्जा दिलाया जाए। अच्छा, नेक्स्ट नाउ काइंड्स ऑफ पोजेशन। देखो पोजेशन की कितनी किस्में होती है,
नंबर 1 इमीडिएट और मेडिएट। इमीडिएट पोजेशन वो है कि अगर एक बंदा जो चीज़ पोजेस कर रहा है उसके और उस चीज़ के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं ये मार्कर है तो ये मेरी इमीडिएट पोजेशन है। अगर ये मार्कर मैं आपको दे दूँ और मैं कहूँ इस लेक्चर के बाद मैं आपसे ले लूँगा तो ये मेरी मेडिएट पोजेशन है या इनडायरेक्ट पोजेशन है, ठीक है। यू आर होल्डिंग दिस मार्कर ऑन बिहाफ ऑफ मी, ये है मेरी ही पोजेशन। तो अगर जिस चीज़ और जो बंदा होल्ड कर रहा है उनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं, फ़र्क नहीं, बाहर राज उस बंदे ने वो चीज़ पकड़ी हुई है तो उसकी वो इमीडिएट पोजेशन तस्वर की जाती है। और अगर वो किसी को पकड़ा दे कि भाई आप ज़रा होल्ड करो मैं आपसे बाद में ले लूँगा तो उसको मेडिएट या इनडायरेक्ट पोजेशन कहते हैं, ठीक है। एक मेडिएट पोजेशन की 3 सूरतें हो सकती हैं। या एक बंदा गया बाजार और उसने गंदम ली, चावल लिया और उसने अपने लोगों को कहा आप ये पकड़ लो और घर जाके मैं आपसे दे दूँगा, तो वो है मालिक की पोजेशन मगर वो उसकी मेडिएट पोजेशन है, तो एजेंट। इसी तरह से अगर किसी ने मकान या दुकान जो है वो खरीदा और आगे किसी को किराए पे दे दिया तो वो जो टेनेंट है या वो बारबर है वो जो चीज़ रख रहा है, मोटरसाइकिल है, कार है या दुकान है, तो वो उसके बिहाफ पे रख रहा है तो ये भी उसकी मेडिएट पोजेशन में आएगा। ही इज क्लेमिंग द पोजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग थ्रू दैट टेनेंट। और तीसरी सूरत है कि जब आप सिक्योरिटी के तौर पर माल रखते हैं कि आप इसको कर्जा दे दें, आप मेरी मोटरसाइकिल रख लें, जब ये कर्जा वापस करेगा मोटरसाइकिल मुझे वापस कर दें, तो ये सिक्योरिटी होती है। तो इस सूरत में भी वो इमीडिएट पोजेशन उसकी है जिसको आपने सिक्योरिटी के तौर पे दिया, जिसको कहा उस क्रेडिटर को कि आप इसको कर्जा दे दो मेरे दोस्त को, ठीक है, उसकी इमीडिएट पोजेशन है और आपकी मेडिएट पोजेशन। अच्छा, द पोजेशन इन फैक्ट एंड पोजेशन इन लॉ। देखो समटाइम्स ऐसा होता है कि एक बंदा जो है दारुल वाक़या वो उसकी पोजेशन में चीज़ पर एक दारुल हकीकत हकीकी तौर पे, मिसाल के तौर पे आप बाजार जा रहे हैं तो आपको इमरान का वॉलेट जो है वो मिल जाता है। आप देखते हो अच्छा यार ये तो इसके शनाख्ती कार्ड है और इसका स्कूल कार्ड है, ठीक है। तो पोजेशन इन फैक्ट आपकी है, पोजेशन इन लॉ इसकी है, ठीक है। लॉ ने कहा देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट जिसको गुमशुदा चीज़ें मिली हैं कि वो असल मालिक को तलाश करे और उस तक पहुँचाए। भाई ये आपकी चीज़ गिर गई थी बाजार पे जाते हुए मुझे मिली है तो आप तक आने में मेरा इतना किराया लगा है वो मुझे आप अदा कर दें और अपनी चीज़ आपको दिला दें, ठीक है। तो जिस बंदे को मिलती है उसको कहते हैं पोजेशन, आपकी पोजेशन इन फैक्ट है, और जिसकी गुम हुई है वो पोजेशन इन लॉ रखता है, ठीक है। इसकी एक एग्जाम्पल फाइनल ऑफ लॉस्ट है, ठीक है, जिसको गुमशुदा चीज़ें मिली। नीदर कई चीज़ें ऐसी हैं विच आर पोजेस नीदर इन फैक्ट नॉर इन लॉ, जो हकीकी तौर पे भी दारुल वाक़या दारुल हकीकत के तौर पे वो उनका पोजेस नहीं कर सकता। जैसे सन है, मून है, तो ना किसी के एज अ मैटर ऑफ फैक्ट को पोजेस कर सकता है, ना एज अ मैटर ऑफ लॉ को रजिस्ट्री नहीं करा सकता सूरज या चांद। पोजेस इन फैक्ट एंड इन लॉ कई चीज़ें ऐसी हैं जो वाक़यातन आपकी पोजेशन में होती है मगर कानूनी तौर पर नहीं होती। जैसे रिंग ऑन फिंगर, जैसे रिंग ऑन फिंगर अंगूठी पहनते हैं जैसे, तो आप वाक़यातन भी अपने पास रखते हैं और लॉ में भी। आप दुकान पे गए, आपने वो 1 लाख रुपए में खरीदी और अपनी उंगली पे चढ़ा ली, तो वो जो अंगूठी है वो पोजेशन इन फैक्ट भी है, पोजेशन इन लॉ भी है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आप तीसरी किस्म में पोजेस इन फैक्ट नॉट इन लॉ, तो आप वाक़यातन जो है वो पोजेस कर रहे हैं मगर लॉ में आपकी वो नहीं है। जैसे कोई कस्टमर जाता है वो कहता है दुकानदार को मुझे मुख्तलिफ अंगूठियाँ दिखाएं और वो पहन के चेक करता है, तो वो इन फैक्ट उसकी पोजेशन में है बट इन लॉ नहीं है। इन लॉ वो दुकानदार की मलकियत है। जब वो पेमेंट कर देगा, प्राइस पे कर देगा, फिर वो पोजेशन इन लॉ उसकी हो जाएगी। अब उससे पहले पोजेशन इन फैक्ट है। और चौथी किस्म जो है वो है पोजेस इन लॉ नॉट इन फैक्ट। जैसे आप अक्सर जेवर जो है वो बैंक लॉकर्स में रखते हैं, प्राइस बॉन्ड रखते हैं, तो वो हकीकत में जो है वो आपके पास नहीं होता, बैंक वालों के पास होता है, बट इन द आइज ऑफ लॉ वो आपकी मलकियत है। वो जो आपने प्राइस बॉन्ड खरीदे हैं वो आपके नाम है, आपने उसकी कीमत पैसे पे की है, ठीक है। तो ये पोजेशन की मुख्तलिफ शक्ल है। फिर कॉर्पोरेट एंड इनकॉर्पोरेट पोजेशन, देखो वो तमाम चीज़ें जो कि मादी वजूद रखती है, मटीरियल थिंग्स, जैसे आपका मोटरसाइकिल है, कार है, बस है,
आपकी चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, ये तमाम मादी चीज़ें जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं विद 5 सेंसेस, ये है आपकी कॉर्पोरेट पोजेशन। और इन कॉर्पोरेट पोजेशन जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, वो चीज़ें जो कि मादी वजूद नहीं रखती बट इन द आइज ऑफ लॉ उनकी एक वक़्त वैल्यू है, इन द आइज ऑफ लॉ उनको कानून रिकग्नाइज करता है। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी इनकॉर्पोरेट पोजेशन के अंदर आएंगी, ठीक है। फिर आ जाता है एडवर्स पोजेशन। एडवर्स पोजेशन ये होता है कि जब एक बंदा पोजेशन क्लेम कर रहा है और वो दूसरे का जो राइट है उसको डिनाई कर रहा है। एक बंदा प्लॉट के ऊपर बैठ गया और वो एक कहता है कि बी इस प्लॉट का मालिक नहीं, मैं इसका मालिक हूँ, तो आफ्टर 12 ईयर्स अगर जो मालिक है वो डिनाई नहीं करता तो इसकी एडवर्स पोजेशन होगी, ठीक है। तो ये उसका ऑनरशिप राइट को चैलेंज करता है, ठीक है, तो उसको एक्सटिंग्विश कर देंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं एडवर्स पोजेशन का। इसी तरह अगर कोई इलीगल ऑक्यूपेंट बैठा है तो उसकी भी एडवर्स पोजेशन कहलाई जाती है।